वो वीडियो नहीं गिरी आपने शॉर्ट वाली में? हम्म? जी नमस्कार साथियों। बिल्कुल भाई लाइव हो चुके हैं, सभी साथी फटाफट जुड़ जाएंगे। मोहित भारद्वाज जुड़ गया भाई, संध्या कुमारी है, रुद्राक्षी भी है। गुड इवनिंग। बिल्कुल मोहित भाई, राम राम। सूरज बिल्कुल, सीमा भी, अमित कश्यप, मोहित शर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। जुड़ जाइए सभी साथी फटाफट। और साथ ही वीडियो को जो है लाइक कर देंगे शुरुआत में ही, और इसी के साथ जो है ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। शेयर भी कर देंगे। इसे यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। जुड़ेंगे सभी साथी फटाफट। बिल्कुल भाई। MK कॉमेडी भी जुड़ गया भाई, वैली जाट भी, जय हिंद, जय हिंद भाई। फटाफट जुड़ जाएंगे भाई सभी साथी। तो उसके बाद चीजों को शुरू करते हैं हम। बिल्कुल भाई, राम राम। MK कॉमेडी, अंकित शर्मा, राम राम भाई। बिल्कुल फटाफट शेयर कर देंगे एक बार। सभी साथी फटाफट शेयर करेंगे, उसके बाद जो है चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल भाई, आशीष भाई गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, जैसे कि आप सभी को विदित है, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। यानी आज का जो टॉपिक है साथियों वो है हमारा भारत के पड़ोसी देश। जो भारत के पड़ोसी देश है साथियों, उनके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे भारत के कौन कौन से जो पड़ोसी देश हैं और उनके विषय में जो भी एक दो महत्वपूर्ण बात है एग्जाम की दृष्टिकोण से। बिल्कुल भाई, अमित भाई लेट लेट, हाँ भाई 2-4 मिनट का जो है वो जो कनेक्ट करते हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी में टाइम लग जाता है, चीजें है ना, तो इसलिए 6 से 6 2, 6 4, 6 5 हो जाता है। कनेक्टिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। दुष्यंत नमस्ते भाई, बिल्कुल नमस्ते। दुष्यंत भी जुड़ गया है। बिल्कुल भाई, फटाफट जुड़ जाएंगे सभी साथी, और भी ऐसे कई सारे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, मोहित आज ही खत्म कर देंगे टॉपिक को, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। यानी हम बात करेंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में, ठीक है। तो अगर साथियों हम बात करें तो जो हमारा भारत है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या की बात करेंगे तो कुछ हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं, यानी कि जिनके साथ हमारी स्थल की सीमा लगती है, और दो साथियों हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं, जैसे कि एक है हमारा मालदीव और एक हमारा कौन है साथियों, श्रीलंका है। तो हम लिखेंगे भारत के भारत के स्थलीय पड़ोसी, भारत के स्थलीय पड़ोसी। तो हमारे स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी होगी साथियों, 7 होगी। यानी स्थलीय पड़ोसी देश है हमारे 7। और वहीं अगर साथियों जलीय पड़ोसी देश की बात करेंगे, जलीय पड़ोसी यानी कि जिनके साथ हमारा जलीय सीमा लगती है, जलीय पड़ोसी की बात करेंगे साथियों तो वो हो जाएगा 2। तो स्थलीय पड़ोसी है साथियों हमारे 7, और वहीं जलीय पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो साथियों हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब अगर बात करें हम साथियों भारत की स्थल सीमा की, अगर हम स्थल सीमा की बात करें तो हमारी जो स्थल सीमा की लंबाई है साथियों, स्थल सीमा की लंबाई, तो हमारी स्थल सीमा की लंबाई है साथियों 15,200 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 15,200 किलोमीटर। हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है साथियों 15,200 किलोमीटर। यानी कि जो 7 देश हैं, इन 7 देशों के साथ हमारा 15,200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। बिल्कुल भाई, अनुभव का जवाब 15,200 बिल्कुल ठीक है। अब साथियों आपको ये बताना है कि जो हमारी जलीय सीमा है, जलीय सीमा या तटीय सीमा बोल देते हैं हम, तो बताइए हमारी जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है।
जलीय सीमा की लंबाई बताएंगे सभी साथी फटाफट। जलीय सीमा की लंबाई बताएंगे सभी साथी, बताएंगे फटाफट, बताइए। जलीय सीमा की लंबाई बता देंगे। जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई 6100। सीमा का जवाब आया 6100। आशीष का जवाब आया 7516। और साथी करेंगे जवाब। सूरज 7616। चलिए अब हम जलीय सीमा की बात करते हैं। देखिए अगर हम जलीय सीमा की बात करें साथियों, तो भारत की जलीय सीमा होगी साथियों 11,098 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा कितनी होगी साथियों? 11,098 किलोमीटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हमारा जवाब सही है, अंकित शर्मा, सूरज शेरवाल, आशीष, बिल्कुल भाई आपका जवाब 7516 है, सीमा का जवाब 6100 किलोमीटर है। दोनों के जवाब अगर देखे जा, जो भारत की मुख्य भूमि है, एक मिनट देखो बात समझो, जो हमारी ये मुख्य भूमि है, अगर इस कोस्टल एरिया की बात करें तो हमारा कोस्टल एरिया था साथियों 6100 किलोमीटर। कितना था? 6100 किलोमीटर। वही हमारा हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। जब इनकी हाइट्स को हम ऐड कर देते थे तो वो कितना होता था? 7516 किलोमीटर होता था। लेकिन 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 समस्या साथियों, हाल ही में जब हमारे तटों की लंबाई को दोबारा से उनकी लंबाई को जांचा गया, तो अभी जो नई लंबाई है, नया डाटा निकल के आया, वो कितना आया साथियों? 11,098 किलोमीटर आया। अब आप कहोगे बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल निगम खैवाल, हाँ बिल्कुल अंकित शर्मा, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये नया डाटा है, ये 2025 का डाटा है। अब देखो साथियों बात समझो, जैसे हमने कहा ये हमारा भारत है, क्या ये क्या हो गया? हमारा भारत हो गया। हमने ये बनाया यहां से और उसके बाद हमने ये बनाया, ये हमारा कोस्टल एरिया है, तटीय एरिया है, ये हमारा तटीय एरिया है। तो वो जो साथियों 7516 निकल के आती थी, हमने यहां से यहां तक की नाप दी, तो ये कितनी निकल के आ गई? 7516। उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब जब हमने आधुनिक तरीके से नापा तो हमने इसकी भी लंबाई नापी। हमने साथियों ये जो अंदर की ओर धसी हुई है, किसकी ओर? अंदर की ओर, यहाँ की लेंथ कितनी है, यहाँ की लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, पहले हम ऐसे नाप रहे थे। तो आप याद रखेंगे जो नया डाटा है वो कितना है? 11,098 है। अब ये क्वेश्चन साथियों ऑप्शन डिपेंड हो जाएगा, आपको एक ही डाटा देगा, ये तो वो पुराना डाटा देगा, ये नया डाटा देगा। तो पुराने डाटा के हिसाब से चलेंगे तो वही हो जाएगा 7516, जो आप साथी कमेंट कर रहे थे 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है चलिए, बिल्कुल भाई, है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन होगा। जो भी नया डाटा आया है उसमें हमारी जो समुद्री सीमा है साथियों, वो बढ़कर कितनी हो चुकी? 11,098 किलोमीटर हो चुकी। ठीक है, कितनी हो चुकी? 11,098 किलोमीटर। जो इंस्टाग्राम का पेज है, ये यूट्यूब का पेज है, उस पर भी हमने ये चीजें डाली थी। मैंने जो अपना स्टेटस है उस पर भी ये चीज लगाई थी। जब ये लंबाई जो है इसकी बड़ी थी, जो नया डाटा आया था, तो उसमें मैंने ये चीजें उस समय डाली थी। ठीक है, तो आप उस समय ध्यान नहीं देते चीजों को। ठीक है चलिए, तो याद रखेंगे हमारी जलीय सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है। वहीं हमारी स्थल सीमा की लंबाई साथियों कितनी होगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। बिल्कुल भाई, है ना। चलिए साथियों, उसके बाद साथियों हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो स्थलीय देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। और जो हमारे जलीय पड़ोसी है उनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो अगर साथियों हम स्थल देशों की बात करें तो 7 है। और उन्हें याद रखने का एक तरीका है, उन्हें याद रखने का साथियों एक तरीका है, और जो वो तरीका है साथियों, ट्रिक है, और वो ट्रिक है साथियों 55 से MBA। अब आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, किसी भी ट्रिक के द्वारा जो है इन चीजों को याद रख सकते हो। यानी जो हमारे स्थल देश हैं उनकी ये ट्रिक है 55 से MBA। अब बात आएगी जी 55 से MBA क्या है?
अगर वैसे बात करेंगे साथियों, ये होगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश। जैसे बात करेंगे साथियों, ये होगा हमारा चीन। पैसे बात करेंगे साथियों, ये होगा हमारा पाकिस्तान। क्या होगा हमारा साथियों? पाकिस्तान। नैसे हम बात करेंगे साथियों, तो ये होगा हमारा नेपाल। वहीं अगर सी इस सह की बात करें तो इस सह का कोई मतलब नहीं है, ये केवल ट्रिक के पर्पज से लिया गया है। वहीं एम की बात करें साथियों, तो यहां से बनेगा हमारा म्यांमार। म्यांमार। बी से बात करेंगे तो ये होगा हमारा भूटान। और ए से बात करेंगे साथियों, तो ये होगा हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। यानी कि ये हमारे 7 देश हो गए साथियों। इन्हें याद रखने का तरीका है बचपन से एम भी। अब साथियों, ये जो मैंने ट्रिक लिखवाई है, इस ट्रिक का सबसे जो ज्यादा फायदा है, जो ट्रिक ये महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसका सबसे ज्यादा साथियों आपको बेनिफिट ये मिलेगा। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के अनुपात में ही उन देशों के साथ हमारी सीमाओं की लंबाई घटते हुए है। जैसे अगर हम बात करें, हमारी सबसे लंबी जो सीमा लगती है साथियों, वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद भूटान है, और सबसे कम सीमा किससे लगेगी? अफगानिस्तान से लगेगी। तो इस ट्रिक का एक बेनिफिट ये भी है कि हमें ये पता है कि हाँ भाई, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही, फिर चीन है, फिर हमारा क्या होगा? पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, और हमारा अफगानिस्तान है। वहीं साथियों अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ, तो साथियों बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है, वो है 4096 किलोमीटर लंबा। कितना है? 4096 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा बॉर्डर है? 4096 किलोमीटर लंबा। और सबसे छोटा बॉर्डर है साथियों अफगानिस्तान के साथ, जिसकी जो लंबाई है साथियों, वो कितनी है? 106 किलोमीटर है। बिल्कुल भाई, अफगानिस्तान के साथ कितना है हमारा? बिल्कुल 4096, बिल्कुल 4096.7। हाँ, सर राउंड फिगर में 4096 लिख देते हैं। ठीक है, तो 4096। चीन के साथ बात करें हमारे साथियों, तो चीन के साथ हमारी जो है वो है 3488 किलोमीटर। कितना है साथियों? 3488 किलोमीटर है चीन के साथ। वहीं अगर हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे साथियों, तो है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। 3323 किसके साथ है साथियों? तो 3323 है पाकिस्तान के साथ। वहीं साथियों अगर हम नेपाल की बात करेंगे, तो नेपाल के साथ है हमारा 1751 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। हमारा पड़ोसी देश है, हमारा मित्र राष्ट्र भी है। नेपाल के साथ रोटी और बेटी का संबंध है। वहीं म्यांमार की बात करेंगे साथियों, तो म्यांमार के साथ हो जाएगा हमारा 1643 किलोमीटर। कितना होगा साथियों? 1643 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन है, आप भूटान का बताएंगे। भूटान के साथ कितने किलोमीटर लंबा है? बताएंगे भाई फटाफट। भूटान के साथ सभी साथी कमेंट का जवाब कमेंट करेंगे। भूटान के साथ बताइए भाई। बताइए भाई। अनुभवा का जवाब आ गया। अनुभा का जवाब आ गया। निगम का गलत है भाई। निगम का गलत है। 599 नहीं। सूरज का जवाब सही है, 699। वेली जाट 699। मोहन प्रकाश, बिल्कुल भाई, नमस्ते भाई मोहन प्रकाश। चलिए भाई, है ना? तो यानी कि भूटान के साथ हमारा कितना होगा साथियों? 699 किलोमीटर लंबा बॉर्डर होगा। कितना होगा? 699 किलोमीटर लंबा होगा। यानी इस ट्रिक का साथियों जो सबसे ज्यादा फायदा है वो ये है कि हमें पता है कि जो हमारे बॉर्डर से लगते हुए देश हैं, उनकी लंबाई का ये घटता हुआ क्रम है। इधर से चलेंगे साथियों तो घटता हुआ क्रम है, इधर से चलेंगे तो साथियों क्या है हमारा? बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है। अब हमारे साथियों दो बचे हमारे जलीय पड़ोसी देश, उन्हें भी देख लेंगे। अगर साथियों हम जलीय पड़ोसी देश की हम बात करेंगे, तो जलीय पड़ोसी देश एक हमारा साथियों कौन सा होगा? श्रीलंका। कौन सा होगा? श्रीलंका। और दूसरा जो हमारा जलीय पड़ोसी देश होगा वो कौन सा होगा? मालदीव। कौन सा होगा? मालदीव। तो ये बताइए, इतनी बेसिक चीज क्लियर हुई? पड़ोसी देश
7 स्थलीय है, 2 जलीय पड़ोसी देश है। अब इनके साथ कोई ऐसा नहीं, इनके साथ की लंबाई नहीं निकालेंगे हम कि किसके साथ, क्योंकि इनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता। इनके साथ जलीय सीमा लगती है, इनके साथ समुद्री सीमा लगती है। बताइए साथियों, इतनी चीज क्लियर है? बिल्कुल, संध्या भी जुड़ गई, बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग संध्या। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, तो चीजों का जवाब जरूर दें। उससे हमें भी पता लगता रहता है कि कौन सा साथी जुड़ गया। ठीक है, जब आप कमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि हाँ भाई, ये हमारा जो स्टूडेंट है ये हमारे साथ अब फिलहाल जुड़ चुका है। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी आप क्लास में जुड़े तो जो लाइव चैट चलती है हमारी, इसमें कमेंट जरूर करें। और फिर जब क्लास खत्म हो जाए तो क्लास खत्म होने के बाद भी एक कमेंट वहां पे जरूर करें। जो भी साथी है, तो हर साथी से अनुरोध है, क्लास देखो, क्लास खत्म होने के बाद आप, जो क्लास खत्म हुई, आप उसके बाद आप लाइव को, जो रिकॉर्डेड क्लास होगी उसके नीचे कमेंट करें, जो भी आपको ठीक लगता है वो कमेंट कर सकते हो वहां पे, है ना। तो यहाँ तो साथ के साथ यहाँ तो जुड़ा ही रहना है और आपको वहां भी कमेंट करना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पसीना भाई, बिल्कुल भाई, गर्मी हो रही भाई, पसीना तो आएगा ही। ठीक है, और फिर आपको पता है डिजिटल बोर्ड है भाई, उसकी हीट है, और यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, उनकी हीट है ना। चलिए, कोई समस्या नहीं है, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। ठीक है, आप कामयाब हो जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, तो हमारे लिए वही बहुत कुछ है ना। चलिए, यानी कि अगर जलीय या तटीय पड़ोसी देशों की बात करेंगे साथियों, तो वो कितने होंगे हमारे? 2 होंगे। अब देखिए साथियों, अगर हम एक रफली मैप बनाते हैं इंडिया का, ठीक है, अगर हम एक रफली मैप बनाते हैं, ये हमारा एक रफली मैप हुआ, तो हम सभी को पता है ये ईस्ट हो जाएगा इधर, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, और ये इधर क्या हो जाएगा साथियों? साउथ होगा। ठीक है, और साथियों अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका हमारा यहाँ पे स्थित है, और जो मालदीव है साथियों वो यहाँ पे स्थित है। क्यों वो यहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान की लोकेशन की बात करेंगे साथियों तो ये पश्चिम में है। अफगानिस्तान हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें साथियों, यहाँ पे हमारा क्या होगा? बांग्लादेश होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा? म्यांमार हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा साथियों? चीन होगा। यहाँ पे क्या होगा? नेपाल होगा। यहाँ पे क्या होगा? भूटान होगा। तो हम सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले मालदीव को लेंगे, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और चीन हो गया। ठीक है, इन सभी के विषय में साथियों हम चर्चा करते हुए चलेंगे। चलिए, तो जो है शुरुआत करते हैं साथियों, सबसे पहले हम मालदीव से, यानी कि हम सबसे पहले लेंगे मालदीव। मालदीव, अगर साथियों मालदीव की बात करें तो मालदीव की जो राजधानी होगी, जो मालदीव की साथियों राजधानी है, तो मालदीव की जो राजधानी है वो होगी साथियों माले। राजधानी क्या होगी साथियों मालदीव की? तो मालदीव की साथियों राजधानी जो है वो होगी माले। वहीं अगर हम मुद्रा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मुद्रा की बात करेंगे, तो मुद्रा की अगर बात करें साथियों तो मुद्रा होगी रुपया। क्या होगी मुद्रा साथियों? रुपया। यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भारत है, भारत की जो साथियों जो मुद्रा है, भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया। क्या है? रुपया। और मालदीव, मालदीव की जो मुद्रा है साथियों वो क्या है? रुपया। बिल्कुल भाई, जवाब आ गया प्रियंका का भी। सीमा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए, तो मालदीव की राजधानी है साथियों माले। मुद्रा की बात करेंगे तो साथियों मुद्रा है रुपया। वही साथियों अगर हम इसकी भाषा की बात करें, कई बार एग्जाम में भाषा पूछी गई है साथियों। मालदीव की साथियों जो भाषा है, मालदीव की जो साथियों भाषा है, भाषा की हम बात करेंगे तो भाषा होगी इसकी विदेही। क्या होगी? विदेही। कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा साथियों, कुछ जगह पे क्या मिलेगा आपको? विदेही। कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा इस प्रकार से, थीवेही। क्या होगा? थीवेही। दोनों एक ही चीज है। आप विधेयी याद रखिए या धिवेही याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में, बिल्कुल भाई, बिल्कुल वेलिजार्ड, बिल्कुल, है ना। आप विदेही याद रखिए, धिवेही याद रखिए, क्योंकि ये साथियों अलग भाषा के शब्द हैं।
जब हम इन्हें हिंदी में लेके आते हैं तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा उच्चारण में डिफरेंस आ जाता है। अब आप सभी साथी ये बताएंगे, मालदीव जो है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? सभी साथी कमेंट करेंगे, जो मालदीव है साथियों, मालदीव की संसद का नाम क्या है? चलिए बताइए मालदीव की संसद का नाम। और साथ ही ये भी बता देंगे जो कलर्स है वो क्लियर है ना, दिख रहे हैं ना आपको, और आपको कहेंगे तो कलर्स हम चेंज कर लेंगे। बताइए सभी साथी। बिल्कुल भाई, दिख रहे हैं तो ठीक है। निगम खेवाल, बिल्कुल। मोहित का भी जवाब आ गया, वेली जाट का भी आ गया, प्रियंका का भी आ गया, ठीक है। अगर साथियों हम मालदीव की संसद की बात करेंगे तो मालदीव की जो संसद होगी साथियों वो होगी मजलिस। मालदीव जो है साथियों, मालदीव की संसद की बात करेंगे तो मालदीव की संसद का जो नाम होगा वो मजलिस होगा। वहीं अगर साथियों हम इसके राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे, तो मालदीव का जो साथियों राष्ट्रीय खेल होगा वो हमारा क्या होगा? फुटबॉल होगा। मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? फुटबॉल होगा। अब आपको साथियों ये बताना है, विश्व में सर्वाधिक सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल कौन सा है? बताइए, विश्व में सर्वाधिक खेले जाने वाला खेल कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। विश्व में सर्वाधिक खेले जाने वाला खेल कौन सा है? बिल्कुल भाई, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। बताइए, इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताएंगे, विश्व का प्राचीनतम खेल बताइए, विश्व का प्राचीनतम खेल। बिल्कुल, निशा का भी जवाब आ गया, समीर सैफी, मोहन प्रकाश, रुद्राक्षी, अमित कश्यप, वैली जाट। बिल्कुल। दुनिया का सबसे पुराना खेल बताइए साथियों, विश्व का प्राचीनतम खेल। जवाब आना शुरू हो गया भाई। निगम ख्याल, क्रिकेट। अरे नहीं भाई, क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट नहीं है। फुटबॉल नहीं भाई, हॉकी नहीं भाई, अमित कश्यप। सबसे पहला जवाब सही आया प्रियंका का। बिल्कुल। क्या नाम है उसका? चेस है। आज जो आधुनिक नाम है उसका वो चेस है। साथियों उसका प्राचीन नाम कुछ और था, लेकिन था यही खेल। जैसे कि आपको पता होगा जो महाभारत है, महाभारत में जब पांडव अपना जो सब कुछ राज जो हार गए थे, वो जो खेल था साथियों, ठीक है, उसे चौसर बोलते थे। वो एक उस चौसर का ही साथियों आधुनिक जो रूप है एक प्रकार का चेस है, ठीक है। और जो चेस है साथियों, ये भारत की देन है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भाई, यहीं से फटाफट एक सवाल का जवाब और दे देंगे। ये बताइए वो कौन सा खेल है, वो कौन सा खेल है जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है? जेंटलमैन गेम यानी कि सज्जन पुरुषों का खेल, सज्जन पुरुषों का खेल। बताएंगे सभी साथी, सज्जन पुरुषों का खेल कौन सा होगा? जेंटलमैन गेम। बहुत बेहतरीन भाई। प्रियंका का जवाब सही है, निशा का जवाब सही है, मोहित शर्मा का भी जवाब सही है, मोहित शर्मा का भी जवाब सही है, रुद्राक्षी का भी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। यानी कि साथियों जो जेंटलमैन गेम है, जेंटलमैन गेम कहा जाता है साथियों क्रिकेट को। जेंटलमैन को हिंदी में बोलते हैं भद्र पुरुष। तो आप कभी अखबार में कहीं पे देखोगे, अगर क्रिकेट के खेल में कभी बदतमीजी हो जाती है, कई बार, अब तो नहीं खैर ये चीजें होती, जो मतलब इन जो घरेलू क्रिकेट होते हैं उनमें कभी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा जब खिलाड़ियों के बीच में हो जाती है, तो अखबार में टैगलाइन बनती है, भद्रजनों के खेल में हुई है अभद्रता। भद्रजन यानी कि जेंटलमैन, तो वहां पे लिखा मिलेगा अखबार में, भद्रजनों के खेल में हुई अभद्रता। अब जिसे इसका मतलब नहीं पता वो सोचेगा पता नहीं भद्र क्या है, अभद्र क्या है, पुरुष क्या है। तो आप जब ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन। अगर साथियों हम मालदीव की बात करें, अगर साथियों हम मालदीव की बात करें, तो साथियों जो मालदीव है, मालदीव में एक बंदरगाह है जो कि भारत सरकार के द्वारा ही डेवलप किया गया है, और उस बंदरगाह का नाम है साथियों एकूता हार्बर। क्या नाम है साथियों? एकूता हार्बर। ये एकूता हार्बर नाम का बंदरगाह है, और ये जो बंदरगाह है साथियों, ये भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है। यानी कि जो एकूता हार्बर बंदरगाह है वो भारत के साथ, भारत ने ही डेवलप किया है। इसी के साथ अगर साथियों हम बात करें
भारत और मालदीव के बीच में सालाना एक युद्धाभ्यास भी होता है, जिसका नाम है एकूवेरिन। एकूवेरिन युद्धाभ्यास, एकूवेरिन युद्धाभ्यास, यानी कि भारत और मालदीव के बीच में एकूवेरिन युद्धाभ्यास होता है। इसी के साथ हम साथियों अगर बात करें, जो भारत और मालदीव है, भारत और जो मालदीव है, भारत और मालदीव को अलग करने वाला जो है साथियों, वो है 8 डिग्री चैनल। क्या साथियों? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसे अलग अलग करेगा? भारत व मालदीव, भारत व मालदीव। भारत का साथियों यूटी है एक लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप से अलग होता है मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा। इसी के साथ साथियों अगर हम बात करें तो याद रखना, जो मालदीव है, मालदीव समुद्री तल से 3 से 5 मीटर, 3 से 5 मीटर ऊपर है। समुद्री तल से, समुद्री तल से मालदीव समुद्र के तल से 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर है, यानी सबसे नीचाई पर स्थित, यह सबसे कम समुद्री तल पर स्थित, यानी अगर समुद्र तल से हम बात करें 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर कभी भी समुद्र का जलस्तर 3 से 5 मीटर ऊपर उठता है साथियों, तो मालदीव देश समाप्त हो जाएगा। तो याद रखना है, समुद्री तल में सबसे कम ऊंचाई पर जो स्थित देश है साथियों, वो है मालदीव। और साथियों बात है 1988 की। 1988 में मालदीव पर कुछ विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। उन विद्रोहियों के चंगुल से मालदीव को आजाद कराने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था साथियों, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन जो कैक्टस है वो कहां चलाया गया? मालदीव में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा, तो ये होगा 1988 में भारतीय सेना ने 1988 में भारतीय सेना ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। मालदीव पे विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, और विद्रोहियों से कब्जा मुक्त कराने के लिए साथियों ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। मालदीव से संबंधित साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, याद रखेंगे आप। मालदीव राजधानी माले है, मुद्रा रुपया है, भाषा विदेही या दिवेही है, संसद का नाम मजलिस है, राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो फुटबॉल है, सबसे कम समुद्री जल स्तर पर स्थित है, यानी सबसे कम ऊंचाई पर 3 से 5 है, भारत से अलग होगा 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। वहीं मालदीव में याद रखना, इसका जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम धर्म है, और मालदीव की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है साथियों, वो टिकी हुई है पर्यटन पर, टूरिज्म पर। मालदीव के विषय में साथियों इतनी ही जान बात है। बताइए, मालदीव समझ में आया? चीजें क्लियर हैं? तो फिर अगली कंट्री की ओर बढ़ेंगे। बताइए भाई, बताइए, मालदीव क्लियर है भाई? ठीक है, लिखेंगे फटाफट भाई, क्लियर क्लियर लिख के भेज देंगे। बिल्कुल भाई। चलिए, अब अगली कंट्री की ओर बढ़ते हैं। मालदीव के बाद साथियों जो अगली कंट्री होगी हमारी, वो होगी श्रीलंका। कौन सी कंट्री होगी साथियों? श्रीलंका। अगर साथियों अगली कंट्री हमारी श्रीलंका, अगर साथियों हम श्रीलंका के विषय में बात करें तो उसकी जो राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुर। श्री जयवर्धनेपुर कोटी। कोटी है, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा कोटे। ठीक है, ये जो आपके जो है सिंगली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था हिंदी के नहीं है ये, तो जब हिंदी में लाएंगे तो थोड़ा बहुत उच्चारण में क्या होगा साथियों? डिफरेंस होगा, उच्चारण में डिफरेंस आ जाएगा। वही साथियों अगर इसकी हम मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा हो जाएगी रुपया। और कौन सा रुपया? श्रीलंकन रुपया। यानी श्रीलंका की जो राजधानी है उस वो है आपकी श्री जयवर्धनेपुर, और मुद्रा की बात करेंगे साथियों तो मुद्रा कौन सी हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। वही साथियों अगर इसकी हम पुरानी राजधानी की बात करें, पुरानी राजधानी, पुरानी राजधानी, उसकी जो पुरानी राजधानी थी साथियों वो थी कोलंबो।
कौन सी? कोलंबो। और याद रखेंगे जो कोलंबो है ये श्रीलंका की लार्जेस्ट सिटी है। ये श्रीलंका की लार्जेस्ट सिटी है, यानी ये श्रीलंका का साथियों सबसे बड़ा शहर है। आज भी श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है वो साथियों कौन सा है? तो वो कोलंबो है। भले ही राजधानी को हम कहाँ लेके चले गए हो, राजधानी को हम लेके चले गए हो श्री जयवर्धने। अब आप सभी साथियों से क्वेश्चन है, आप ये बताएंगे श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु बताओ। चलो आप पहले श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु बताओ। चलिए आपको बताना है श्रीलंका का जो राष्ट्रीय पशु क्या है, और इसी के साथ आप बताओगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, और इसी के साथ आप बताओगे राष्ट्रीय खेल क्या है, और इसी के साथ बताओगे आप श्रीलंका की जो राष्ट्रीय नदी है, जो सबसे लंबी भी नदी है, ये बताओ। फटाफट बताएंगे। पशु के विषय में बताना है, पक्षी के विषय में बताना है, खेल के विषय में बताना है, नदी के विषय में बताना है। चलिए साथी बताइए फटाफट। जवाब आने शुरू हो गए भाई। बिल्कुल। खेल कौन सा है साथियों? खेल कौन सा है? कई साथियों का जवाब आ गया बिल्कुल। तो खेल कौन सा होगा साथियों? वॉलीबॉल। खेल कौन सा होगा? तो वॉलीबॉल होगा। बिल्कुल खेल है वॉलीबॉल। बिल्कुल। अच्छा यही पता, कोई बात नहीं भाई। बिल्कुल भाई, खेल वॉलीबॉल वॉलीबॉल वॉलीबॉल। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो जो चीजें नहीं पता वो हम बता देंगे। पशु की बात करेंगे तो साथियों, अच्छा पशु पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा चलेंगे हम। आप सभी को पता होगा भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। आप ये बताइए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? राष्ट्रीय विरासत, विरासत पशु भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय विरासत पशु बताइए भाई। राष्ट्रीय विरासत पशु बताइए, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सीमा का जवाब आ गया, एलिफेंट यानी कि हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा हाथी। अरे भाई बाघ को इंग्लिश में टाइगर कहेंगे? नहीं नहीं, डॉल्फिन नहीं भाई, डॉल्फिन नहीं, वो तो मछली की है ना। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है साथियों? हाथी। तो याद रखेंगे श्रीलंका का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? हाथी है। क्या है? हाथी है। वही पक्षी की बात करेंगे तो वह जंगली फाउल। जंगली फाउल क्या है साथियों? जंगली फाउल। आम बोलचाल में आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो मुर्गा। मुर्गा, जंगली मुर्गा जिसे कि वहां पे जंगली फाउल भी बोला जाता है। ठीक है, जंगली फाउल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नदी की अगर बात करेंगे साथियों तो नदी है महावेली गंगा। क्लास में भी मैंने पढ़ाई थी महावेली गंगा। कौन सी है साथियों? महावेली गंगा। बिल्कुल भाई आशीष, हैन बिल्कुल भाई, हाँ हैन भी बोल देंगे भाई। ठीक है, हैन तो शायद मुर्गी हो जाएगी ना, हैन तो मुर्गी हो जाएगी, ये मुर्गा है शायद, मुर्गे को कुक बोलते हैं शायद। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल महावेली गंगा है ना, श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी होगी वो क्या होगी? महावेली गंगा। इसी के विषय में अगर साथियों हम और बात करें तो जो श्रीलंका है साथियों, श्रीलंका में दर्रा है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा कहां पे स्थित है? श्रीलंका को। ये उत्तरी श्रीलंका साथियों और दक्षिणी श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है एलिफेंटा दर्रा। आपको बताना है एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? बिल्कुल विकास शर्मा, राम राम भाई, राम राम। एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? एलिफेंटा दर्रा है श्रीलंका में, और एलिफेंटा की गुफाएं जो है साथियों वो है भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र। प्रियंका का जवाब, समीर का जवाब गलत है भाई। समीर सैफी का जवाब गलत है, आशीष का भी जवाब गलत है भाई। एलिफेंटा मध्य प्रदेश में। अब साथियों भीमबेटका की गुफाएं है ना। अरे क्या कर दिया ये आशीष, पीएम पीएम नहीं भाई, महाराष्ट्र से आशीष। बिल्कुल भाई, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। जब आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाई थी तो वहां पढ़ाया तो था
महाराष्ट्र में कितनी थी? 5, सबसे ज्यादा कितनी थी? 5 थी। अब तो एक नई भी जुड़ गई। अब उस नई को महाराष्ट्र में रख लो या जहां आपकी इच्छा हो वहां पे रख लो। एलिफेंटाई गुफाएं महाराष्ट्र, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, एलोराई गुफाएं महाराष्ट्र, पश्चिम घाट पर्वत महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र। ये 5 यूनेस्को की साइट महाराष्ट्र में है। और छठी नई जुड़ी है मराठाओं के किले। 12 किले, 11 किले कहाँ है महाराष्ट्र में, एक कहाँ है तमिलनाडु में। पढ़ाई थी, क्लास ली थी भाई। चीजों का रिवीजन करो। जो आपको जो नोट्स बनवाई जा रही उनका बार बार रिवीजन करो चीजों का। देखो, याद करने के 2 ही तरीके हैं। जीएस याद करने के 2 ही तरीके हैं। ये तो चीजों को लिख के देखो, जिसके याद नहीं होता लिख के देखो। मान लो मैंने यूनेस्को की साइट पढ़ाई, रफ कॉपी उठाओ, लिखो यूनेस्को भारत में पहली बार कब, 83, कितनी हुई, 4, कौन कौन सी है, कहाँ पे, तो राज्य को माई जो मैप है उसे माइंड में सेट करो। अच्छा, लद्दाख है नहीं, जम्मू कश्मीर है नहीं, हिमाचल में आए 1 होगी, उसके बाद कहाँ आगे, उत्तराखंड में आगे कितनी होगी, 2 आगे, उत्तर प्रदेश में इतनी होगी, हरियाणा में इतनी होगी। भाई रिविजन करो चीजों का। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, कोई बात नहीं आशीष, है ना, कोई समस्या नहीं है भाई। गलती सबसे होती है ना, बस ये है कि लैक ऑफ रिविजन नहीं होना चाहिए, है ना। सीमा, अच्छा बिल्कुल भाई। ये उसके लिए है केवल जो कर नहीं रहा, जो कर रहा है तो अच्छी बात है। ये हमारा समझाने का फर्ज है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। तो याद रखेंगे एलिफेंटा दर्रा कहाँ होगा साथियों, श्रीलंका में होगा। ठीक है। वही अगर साथियों हम बात करें, श्रीलंका में एक उग्रवादी संगठन था, इसका नाम था साथियों LTTE। तो याद रखेंगे LTTE जो उग्रवादी संगठन है, उसका उग्रवादी संगठन, उसका संबंध जो है साथियों किस देश से था, श्रीलंका से। साथियों इसी संगठन को समाप्त करने के लिए हमने 1987 में इसी संगठन को समाप्त करने के लिए साथियों हमने श्रीलंका में चलाया था ऑपरेशन पवन। कौन सा? ऑपरेशन पवन। तो याद रखेंगे, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया, 1987 में चलाया, 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया। कहां चलाया था साथियों? वो चलाया था हमने मालदीव में। चीजें क्लियर हुई साथियों? ठीक है, ऑपरेशन पवन 1987। ठीक है। और याद रखना साथियों, इसी संगठन के द्वारा 1991 में इसी संगठन ने भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की क्या कर दी थी साथियों, हत्या कर दी थी। इसी संगठन ने राजीव गांधी की क्या करी साथियों, हत्या करी दी थी। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? पद पर रहते हुए मृत्यु, बिल्कुल भाई। पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई, बताइए। बिल्कुल, सीमा का जवाब आ गया, मोहित शर्मा का भी जवाब आ गया, समीर सैफी, प्रियंका, संध्या कुमारी, अमित कश्यप गलत है, अमित कश्यप का, वैली जाट सही है, आशीष का भी सही है, निगम का भी सही है। चलिए, यानी कि 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए, तीनों शुरुआत के। पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, 64 में मृत्यु हुई। दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी, 66 में मृत्यु हुई। विदेश में मृत्यु हुई, ताशकंद में मृत्यु हुई। और तीसरे प्रधानमंत्री 84 में मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। राजीव गांधी की साथियों जब हत्या हुई तो वो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें, देखिए जैसे ये भारत हो गया, भारत के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। तो यहाँ पे जो श्रीलंका को साथियों अलग करते हैं, यहाँ पे ये जो है साथियों, इसे बोलते हैं पाक जल संधि। और इधर जो साथियों है इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। यानी कि भारत और श्रीलंका को जो अलग कर रहे हैं साथियों, वो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो लिख लेंगे मन्नार की खाड़ी व पाक जल संधि। पाक जल संधि। ठीक है, ये भारत को किससे अलग करेगी, श्रीलंका को। यानी कि ये अलग करने का काम कर रही है साथियों, डिवीजन का काम कर रही है। ठीक है,
इसी के साथ अगर बात करें हम साथियों, जो श्रीलंका है, श्रीलंका को कहा जाता है साथियों हिंद महासागर का मोती। हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती। तो याद रखेंगे साथियों, हिंद जो महासागर है, हिंद महासागर का मोती किसे कहेंगे? श्रीलंका को। और जो श्रीलंका है साथियों, इसकी आकृति कैसी है? आंसू के आकार की। तो भी कई बार पूछा गया कि आंसू जैसी आकृति किस देश की है? आंसू जैसी आकृति। तो साथियों आंसू जैसी आकृति जो है वो किसकी है? श्रीलंका की है। इसी के साथ साथियों जो श्रीलंका है वो समाप्त हो गया। बताइए श्रीलंका में चीजें क्लियर हुई? बताइए भाई। बिल्कुल भाई, हिंद महासागर का मोती भी कहेंगे, पूर्व का मोती भी कहेंगे। बिल्कुल, चीजें क्लियर हुई है ना? ये सारी की सारी जो चीजें रिलेटेड है साथियों, ये किससे रिलेटेड है? ये श्रीलंका से रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ेंगे। भारत का पड़ोसी देश है, हमारे से ही अलग हुआ, ठीक है। और आज आप देखोगे तो हम कहाँ वो कहाँ, ठीक है। हमारा जो लेवल है वो ऐसे बढ़ता जा रहा है और उस देश का लेवल ऐसे घटता जा रहा है। कारण है, कहा जाता है अगर आप सांप को जहर पिलाओगे, तो सांप है, सॉरी गलत बोल दिया, अगर आप सांप को क्या पिलाओगे? दूध। जहर तो उसके पास ही है ना? अगर आप सांप को क्या पिलाओगे? दूध, तो एक दिन वो आपको ही क्या करेगा? काटेगा। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा किया भारत के खिलाफ, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को डस रहा है। आप बलूचिस्तान में जाओगे, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से लंबे समय से आजादी की मांग चल रही है। आप केपीके में जाओगे, खैबर पख्तूनख्वा में जाओगे, वहां पर एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आप सिंध में जाओगे, सिंध में आजादी की मांग चल रही है। उन लोगों का कहना है कि हमें अलग देश चाहिए और जिसका नाम होगा सिंधुस्तान या सिंधु देश। आप एक पाकिस्तान का पंजाब राज्य तो बोल सकते हो जिसमें कुछ स्थितियां ठीक ठाक है, नहीं तो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। और वो स्थितियां खराब होने का कारण ये है कि अगर आप दूसरे का अहित चाहोगे तो आपका ही अहित होगा। आपने कहावत सुनी होगी, एक कोट सुना होगा आपने, एक वाक्य सुना होगा, कर्मा इज बैक, है ना? जो कर्म है वो घूम के कहाँ आएंगे? आपके पास आएंगे। इसलिए साथियों आप किसी के लिए अगर आप बुरा करते हो तो याद रखना वे चीजें जीवन में आपके लिए जरूर रिपीट होके आएंगी। हो सकता है उन्हें थोड़ा समय लगे, है ना? हो सकता है 1 साल 2 साल, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे पाकिस्तान की संबंध में। तो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है। अगर साथियों इसकी हम राजधानी की बात करेंगे, तो राजधानी है साथियों है इस्लामाबाद। राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा की बात करेंगे साथियों, तो मुद्रा है रुपया। मुद्रा क्या होगी? रुपया। और साथ में मैं यहाँ पे अगर आपको लिखवा दूं तो याद रखना जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कराची थी। जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कराची थी। क्या थी साथियों? कराची थी। जो कराची है साथियों, इसे पाकिस्तान की आज भी आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी, जैसे भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो क्या है? मुंबई। ऐसे साथियों पाकिस्तान की जो आर्थिक राजधानी है वो क्या है? कराची है। और जो कराची है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब सभी साथी जवाब देंगे। ये बताओ साथी, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? देंगे साथी जवाब, बड़े बंदरगाहों की संख्या बताइए साथी, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बिल्कुल भाई, सीमा का जवाब आ गया, आशीष का भी जवाब आ गया, मोहित शर्मा का भी बिल्कुल सही जवाब है सभी के। बिल्कुल भाई। कितने हैं तो भाई भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या? वेलीजाट का भी 13 है।
भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। ये बताइए, जो बड़े बंदरगाह है 13, उनमें सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य के पास है? मैं छोटे की नहीं बात कर रहा, बड़े बंदरगाहों की बात कर रहा है। बिल्कुल, मेजर पोर्ट बोल देंगे भाई बड़े बंदरगाहों को। बताइए, बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य के पास हैं? बड़े बंदरगाहों में सबसे बड़े जो बंदरगाह हैं, ठीक है। सीमा का जवाब महाराष्ट्र, सूरज का जवाब एमपी। भाई सूरज, एमपी जो है फुल लैंड लोक है। अरे एमपी के पास तो तटीय सीमा है ही नहीं ना। जैसे क्या यूपी के पास तटीय सीमा है? नहीं है। ऐसे ही एमपी के पास भी है। थोड़ा भारत के नक्शे को भी कभी कभी ध्यान से देख ले करो। जैसे कभी किसी किसी के फोटो को आप ध्यान से देखो, जैसे भारत का जो मैप है, नक्शा है, उसे भी कभी कभी, उस पर भी 1-2 मिनट जो है उसे भी ध्यान से देख ले करो। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए। रुचिन कालखंडे, नहीं भाई महाराष्ट्र गलत है। महाराष्ट्र में छोटे बंदरगाह हैं ज्यादा। मैं बड़े बंदरगाहों की बात कर रहा, 13 में से महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह हैं। एक मुंबई बंदरगाह है, एक नावासीवा बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह साथियों सबसे ज्यादा है। देखो किसी का जवाब आया तो। नहीं भाई, अभी किसी का जवाब नहीं आया। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। आशीष का जवाब आया। ठीक है, आशीष का जवाब आया, बिल्कुल सही है आशीष। तमिलनाडु, तमिलनाडु। मोहित का भी जवाब है तमिलनाडु। 13 बंदरगाहों में साथियों 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है, जिसमें तूतीकोरिन बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, चलिए। चलिए बिल्कुल भाई, वैली जाट का भी जवाब आ गया। मोहित शर्मा, बिल्कुल भाई, बेहतरीन है ना। चीजें इसी प्रकार से, मान लो कोई चीजें आप, जिन चीजों का आपका रिवीजन नहीं हुआ, तो हम जब पढ़ाएंगे तो उन चीजों का साथ के साथ क्या होगा, रिवीजन होगा। तो ये चीजें होती हैं, ये नई चीजें सीखने को मिलती हैं, है ना। अभी तक आप जो है, कोई महाराष्ट्र बता रहा था, कोई कुछ आंध्र प्रदेश बता रहा था। ठीक है, चलिए, है ना। चीजें के छोटे बंदरगाहों की बात करेंगे तो फिर हम महाराष्ट्र में जाएंगे, है ना। छोटे बंदरगाह जो सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र में, बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है। चलिए। हाँ, प्रारंभिक राजधानी साथियों क्या होगी? प्रारंभिक राजधानी कराची होगी। कराची को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है। पाकिस्तान के, अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, चलिए बताइए, आपसे ही पूछ लूं पहले, बताइए पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु बताएंगे, बताइए राष्ट्रीय पशु। तो लग जाएगा, बिल्कुल भाई। सीमा का जवाब आ गया, मारखोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर। आपने एक वर्ड सुना होगा, हरामखोर। तो हरामखोर से मिलता जुलता है मारखोर। ठीक है, तो याद रख लेना, राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर। ठीक है। उसके साथ ही अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की भी बात कर लें, थोड़ा सा पाकिस्तान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे कई सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। तो साथियों, राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? चकोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर। और यहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? चोर। ठीक है। आप देखोगे, अगर आप खाड़ी देशों में जाओगे, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, यूएई, खाड़ी देशों में आप जाओगे, तो खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाते हैं। तो वहां पे जो अपराध है, ये जो वहां पे चोरी चकारी होती है, उनमें भी, यूरोप के भी अंदर अगर आप जाओगे, तो वहां पे मोस्टली पाकिस्तानी हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए बहुत सारे पाकिस्तान जो बाहर रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अदर कंट्री में, वे अपने आप को इंडियंस कहते हैं। कोई अगर उनसे पूछता है भाई आप कहाँ के हो, तो बताते हैं हम भारत के हैं, क्योंकि भारत की रेपुटेशन है। तो आपको पता है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो लोग हैं, वो मतलब जो उनका ओरिजिन है वो एक ही है, देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो वे इसलिए अपने आप को जो है भारतीय बताते हैं। बिल्कुल भाई। अच्छा, लाइव चल रहा, कोई बात नहीं भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, है ना। चलिए, तो इसका सीमा का जवाब आ गया। फूल के बारे में, बिल्कुल भाई, फूल भी देख लेंगे। तो राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा पाकिस्तान का? क्या होगा? चमेली का फूल। तो फूल की बात करेंगे तो क्या होगा? चमेली। राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे तो क्या होगा? चमेली। और वहीं साथियों, अगर खेल की बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का, तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है साथियों, वही पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय खेल, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, वही पाकिस्तान का खेल है।
वहीं साथियों अगर वृक्ष की बात करेंगे हम, थोड़ा हमने कहा था पाकिस्तान के बारे में डीप में चीजें ले लेंगे, है ना। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे साथियों, तो राष्ट्रीय जो वृक्ष होगा साथियों वो क्या होगा? देवदार। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? देवदार। फटाफट कमेंट करके आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। यूपी का बताना है भाई, यूपी का बताओ। यूपी का राजकीय वृक्ष, यूपी का राजकीय वृक्ष बताओ। यूपी का राजकीय वृक्ष, कोई बात नहीं अमित भाई, तू अपने पढ़ने पे ध्यान दे, है ना। कोई समस्या नहीं, अगर कोई कॉपी कर रहा तो नुकसान उसका होगा भाई, है ना। बिल्कुल। निशा अशोक, सीमा अशोक, समीर सैफी अशोक, रुचिन कालखंडे अशोक, मोहित शर्मा अशोक, बिल्कुल बेहतरीन, बढ़िया, है ना। यानी जो यूपी का उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है साथियों वो क्या है? अशोक है। अगर हम साथियों पाकिस्तान का अगर राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें तो पाकिस्तान के राष्ट्रगान का नाम है कौमी तराना। क्या नाम है? कौमी तराना। जैसे भारत का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। ऐसा जो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय जो गान है उस राष्ट्रगान का नाम क्या है साथियों? कौमी तराना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, सीमा है, उसका नाम है साथियों रेड क्लिफ रेखा, है ना। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। चलो थोड़ा विस्तार से मैं चीजों पे डिस्कस कर लूंगा। तो आप एक तो क्या याद रखेंगे? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इसी के साथ साथियों आप याद रखेंगे 24 डिग्री अक्षांश रेखा। 24 डिग्री अक्षांश रेखा क्या हो गया? 24 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी के साथ साथियों आप याद रख लेंगे, एक हो गया हमारा एलओसी। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। इसे बोल देते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। हिंदी में बोल देते हैं नियंत्रण रेखा। ये तीनों किस किस के बीच में है? भारत व पाकिस्तान के बीच में। भारत व पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है साथियों, 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, और क्या है? एलओसी है ना। ये थोड़ा ई लग रहा है, सी है ये, है ना। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पे समझो, देखो, जैसे भारत है, ये भारत हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर ये हिस्सा हो गया, और इधर ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया। अब साथियों मैटर ये हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा खींची गई। ये गुजरात से लेके पंजाब तक जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। सर रेड क्लिफ ने खींची थी तो उस रेखा का नाम क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा होगा। लेकिन जो साथियों जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, जम्मू कश्मीर, अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे वो हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में, अपने आप को हम क्या रखेंगे? स्वतंत्र रखेंगे। अपने आप को क्या रखेंगे साथियों? स्वतंत्र रखेंगे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने इस पर अटैक किया, हमने उसके बाद सेनाएं भेजी, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान पे चला गया और कुछ हिस्सा किसके पास है? भारत के पास है। तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में जहां समझौता हुआ, जहां दोनों देश की सीमा सेनाएं क्या होगी साथियों? रुक गई, तो वहां पे हमने एक रेखा ड्रॉ की, और इस रेखा को हमने नाम क्या दिया? एलओसी। जब तक जम्मू कश्मीर के विवाद का सॉल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक एलओसी को ही दोनों देश की सीमा मानी जाएगी। कहां? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर। अब साथियों मैटर ये है, जो जम्मू कश्मीर, जो हमारा ये गुजरात वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? जो गुजरात वाला पोर्शन है। तो साथियों गुजरात में आपने एक स्थान का नाम सुना होगा, सर क्रीक। सुना होगा सर क्रीक। जो साथियों सर क्रीक वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इस सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान ये दावा करता है कि जो सर क्रीक है, सर क्रीक का एक हिस्सा पाकिस्तान का है। इसमें यहाँ पे एक रेखा है 24 डिग्री अक्षांश रेखा, हम उसे अपना बॉर्डर मानते हैं। पाकिस्तान उसे बॉर्डर नहीं मानता। पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक का कुछ हिस्सा किसे मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए। भारत ने इस चीज को खारिज कर दिया। तो भारत ने कहा है कि यहाँ पे जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा है
जो 24 डिग्री है हम उसे ही मानेंगे, है ना। तो इस वजह से याद रखना, ठीक है। तो इस वजह से याद रखना 24 डिग्री भी है, रेड क्लिफ भी है, और क्या है, एलओसी भी। तीनों क्या है, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये साथियों ये बातें होगी हमारी पाकिस्तान के संदर्भ में। वही हमने बताया था बंदरगाह है पाकिस्तान में, कौन कौन सा है, कराची है, एक बंदरगाह और है उसका भी नाम लिखवा देंगे। कौन सा बंदरगाह होगा, ग्वादर बंदरगाह, तो लिख लेंगे कराची, और एक कौन सा है, ग्वादर। ये दो पाकिस्तान के प्रमुख क्या है साथियों, बंदरगाह, कराची और ग्वादर। ये पाकिस्तान के साथियों दो प्रमुख क्या हो गए, बंदरगाह हो गए, ठीक है। और साथियों चीन और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो लिख लेंगे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन व पाकिस्तान, चीन व पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क, जोड़ने वाली सड़क। तो याद रखेंगे CPC जो है वो किन दो देशों के बीच में, चीन व पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। पाकिस्तान के विषय में साथियों इतना ही था। तो फिलहाल हम जो है, नहीं भाई CPC अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है ना मोहित, CPC अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी जो CPC है, ठीक है, हाँ अभी CPC पे जो है साथियों अभी काम चल रहा है, अभी काफी लंबा टाइम हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, CPC अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कारण ये है कि CPC को जाना है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक, और ग्वादर बंदरगाह है बलूचिस्तान में, और वहां पर जो बलूचिस्तान में एक संगठन है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहां पे जो चीन के इंजीनियर्स जाते हैं, वर्कर्स जाते हैं, उन पर अटैक करते हैं। कई सारे चीन के जो इंजीनियर्स और वर्कर्स हैं वो उसमें मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि अभी तक जो CPC है साथियों वो भी पेंडिंग में चलता हुआ है, ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलिए, ठीक है। तो देखिए साथियों अभी जो ये हमारी क्लास है ना, ये जो क्लास होगी ये दो हिस्सों में होगी, क्योंकि जो इसमें पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो हमारा एक मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो कंट्री हमारी बची हुई है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो बताइए आज की क्लास कैसी रही, फटाफट बता देंगे, फिर उसके बाद क्लास को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। बताइए चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। बिल्कुल भाई, चीजें क्लियर है, बिल्कुल। तो जैसा कि कल तो रक्षाबंधन है, शायद क्लास की तो छुट्टी होगी ऑफलाइन में, है ना। तो सर ने आपको जो है सूचना दे दी होगी, लेकिन बिल्कुल, तो कल जो है छुट्टी है, आप बच्चों की तो छुट्टी है ऑफलाइन क्लासेस की, तो लेकिन ऑनलाइन क्लास होगी, कल ऑनलाइन क्लास होगी, और उसकी सूचना डाल दी जाएगी कि किस टाइम होगी, है ना। आप एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो आप अगर आप चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास का शेड्यूल डाल दिया जाएगा पहले ही, आप एक बार चेक कर लेंगे कि क्लास किस टाइम है। वैसे डेली क्लास का टाइम है हमारा शाम 6 बजे, शाम 6 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कल छुट्टी है तो दिन में हमें ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ती है, उसके बाद हम यहाँ ऑनलाइन लेते हैं। तो कल जैसे हम फ्री रहेंगे तो कोशिश करेंगे कि 6 बजे से पहले क्लास ली जाए, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो नोटिफिकेशन है, बेल आइकन है, उसे जो है आप दबा देंगे, क्लिक कर देंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 6 बजे का टाइम तो फिक्स है ही है, 6 बजे तो क्लास होगी, उससे पहले भी हो सकती है ना। जिसने जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देगा, बिल्कुल भाई, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, ये तो 6 बजे ही मिलेंगे, ये जो नई टाइम होगी उसके साथ मिलेंगे, बिल्कुल ना। कल भी कोई छुट्टी नहीं होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन की छुट्टी है, ऑनलाइन वालों की कोई छुट्टी नहीं होगी, और परसों संडे है उसमें भी आपकी कोई छुट्टी नहीं होगी ऑनलाइन वालों की, है ना। बिल्कुल भाई, है। कोशिश करेंगे हम पैट के एग्जाम से पहले चीजें कंप्लीट करा दी जाए।
ठीक है साथियों, तो जय हिंद, मिलते हैं फिर कल।